तो आज शुरू करते हैं हम लेक्चर 2 उत्सर्जन तंत्र का। ठीक है, प्रीवियस में हमने लेक्चर 1 देखा। लेक्चर 1 के अंदर हमने मानव तंत्र के बारे में उत्सर्जन तंत्र में पढ़ा। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र में किडनी के बारे में पढ़ा, किडनी के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा, उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन होता कैसे है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि किडनी की जो कार्यात्मक इकाई होती है जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है या वृक्काणु कहते हैं, वो कैसे कार्य करता है और हमारी बॉडी में से जो ब्लड में से जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं, यूरिया होता है, यूरिन होता है, वो कैसे अलग करता है, कैसे फिल्टर करता है, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं हम वृक्क से। ठीक है, तो वृक्क के बारे में हमने पिछले लेक्चर में देखा कि वृक्क कैसे कार्य करता है। ठीक है, और वृक्क में क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था ये। ठीक है, तो अब हम देखेंगे वृक्क के डायग्राम के बारे में कि वृक्क होता कैसे, ये कार्य कैसे करता है। ठीक है, तो देखो ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये वृक्क का डायग्राम है, हमारी किडनी का डायग्राम है। ठीक है, पूरा डायग्राम जिसका है किडनी का है। अब किडनी में कौन कौन से अंग होते हैं और ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो जो पहली है हमारे पास ये है वृक्क धमनी। ये कौन सी है? वृक्क धमनी। ये वृक्क धमनी क्या काम करती है? वृक्क धमनी हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है, ठीक है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को क्या करती है, जिसमें ऑक्सीजन मिला होता है उसको क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ साथ अपशिष्ट पदार्थ मिले होते हैं, जैसे नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ होते हैं वो रक्त के साथ मिले होते हैं और उन्हें छांट कर या फिल्टर कर कर बॉडी से बाहर निकालने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? किडनी करती है। तो जो अशुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त या ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है और उसके साथ जो नाइट्रोजन पदार्थ मिले होते हैं वो इस वृक्क धमनी द्वारा धमनी के अंदर एंटर करता है। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में एक चीज को छोड़ दिया था जिसे कहते हैं हम हाइलम। ठीक है, हाइलम के बारे में मैंने बोला था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में या आगे बात करेंगे। तो हाइलम देखो क्या होता है। हाइलम जो किडनी के मध्य में स्थित होता है, जो ये एरिया होता है इसे हम हाइलम कहते हैं। ठीक है, हाइलम के द्वारा ही वृक्क धमनी, वृक्क शिरा, मूत्रवाहिनी किडनी के अंदर की तरफ क्या करती है? प्रवेश करती है। ठीक है, तो जो ये मध्य में जो खुला हुआ भाग होता है इसे हम कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं इसे हम? हाइलम। हाइलम के द्वारा ही वृक्क शिरा, वृक्क धमनी, मूत्रवाहिनी अंदर या बाहर की ओर निकली होती है, यानी इसी के अंदर से क्या करती है? प्रवेश करती है। इसे कहते हैं हम हाइलम। ठीक है, अब बात करते हैं वृक्क धमनी का काम क्या होता है। वृक्क धमनी का काम होता है कि जो ऑक्सीजन युक्त रक्त प्लस उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ घुले हुए हैं उन्हें कहां तक लाना? किडनी तक लाना। फिर ये क्या करती है? आगे जाके छोटी छोटी शाखाओं में बटी होती है और इस रक्त को क्या कर देती है? विभिन्न भागों में बांट देती है। ठीक है, उसके बाद अगला भाग है हमारे पास वलकुट। अब वलकुट क्या होता है? वलकुट हमने देखा था कि वलकुट जो है, कलर चेंज कर देते हैं इसका। ठीक है, जो वलकुट था यानी जो किडनी का बाहरी आवरण होता है इसे हम कहते हैं वलकुट। ठीक है, जिसे बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, वलकुट कहा जाता है कॉर्टेक्स को। तो हमने पिछली बार पे देखा था कि किडनी की बाहरी आवरण को कहा जाता है कॉर्टेक्स और अंदरूनी जो आवरण होता है उसे कहते हैं मेडुला, यानी मध्यांश। मेडुला। ठीक है, यानी बाहरी जो आवरण हो गया ये हो गया कॉर्टेक्स और जो आंतरिक आवरण हो गया ये हो गया मेडुला। ठीक है, उसके बाद वृक्क शिरा, यानी वृक्क शिरा क्या होती है? ये वृक्क धमनी तो रक्त को अंदर लेकर जा रही है और वृक्क शिरा इसके अंदर से रक्त को बाहर लेकर आती है। ठीक है, वृक्क धमनी किडनी में ब्लड को अंदर लेकर जाती है और वृक्क शिरा किडनी से रक्त को बाहर लेकर आती है। अब अंदर तो ऑक्सीकृत रक्त गया था लेकिन बाहर कैसा आया है? अनऑक्सीकृत रक्त आया, यानी अशुद्ध रक्त आया है। तो क्या होता है कि जो शुद्ध रक्त या ऑक्सीकृत रक्त होता है ना वो अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद इसका फिल्टरेशन होता है। फिल्टरेशन के साथ साथ इसमें से ऑक्सीजन भी बाहर आ जाती है और जैसे ही ऑक्सीजन बाहर आई जो रक्त होता है वो ऑक्सीजन विहीन या ऑक्सीजन रहित रक्त हो जाता है, जिसे कहा जाता है अशुद्ध रक्त। ठीक है, जिसे क्या कहेंगे हम? अशुद्ध रक्त कहेंगे। जो किसके द्वारा बाहर आता है? वो वृक्क शिरा के द्वारा किडनी से बाहर आ जाता है। उसके बाद अगला अंग है हमारे पास मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी क्या काम करती है?
रक्त के द्वारा किडनी के द्वारा रक्त में से जो अपशिष्ट पदार्थों को छाना जाता है वो इकट्ठा करके कहां तक, मूत्राशय तक लेकर जाने का काम कौन करती है, मूत्र वाहिनी करती है। ठीक है, यानी जो अशुद्ध यूरिन जो इकट्ठा हुआ है उसका जो इकट्ठा करके रास्ते का जो काम करेगी, यानी यहां से बाहर निकालने का जो काम करेगी वो कौन करेगी, हमारी मूत्र वाहिनी करेगी। ठीक है, और ये मूत्र वाहिनी कहां जाकर जुड़ती है, मूत्राशय के जाकर जुड़ती है, और मूत्राशय में जो हमारा मूत्र होता है, जो यूरिन होता है, वो क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है और फिर वहां से मूत्र मार्ग द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, और ये होता है संग्रह नलिका, यानी यहां पर से जो छोटी छोटी नलिकाएं फिर भागों में बढ़ जाती है और ये क्या करती हैं, रक्त को हमारे किडनी के कार्यात्मक इकाई यानी वृक्काणु जिसे कहते हैं नेफ्रॉन तक लेकर जाती है, और फिर वो नेफ्रॉन क्या करते हैं, उस ब्लड में से अशुद्ध पदार्थों को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये जो सारे भाग थे ये किसके भाग थे, किडनी के भाग थे। अब बात करते हैं हम वृक्काणु या नेफ्रॉन के बारे में। ठीक है, जो हमारा मेन पार्ट है, एग्जाम के अंदर मैक्सिमम यही पूछा जाता है कि वृक्काणु क्या होता है, नेफ्रॉन क्या होता है। वृक्काणु हमने पढ़ा कि वृक्काणु क्या होता है, वृक्काणु किडनी की कार्यात्मक इकाई होता है, यानी ये अंग किडनी को अंदर ये लगभग 10 लाख होती है। ठीक है, 10 लाख वृक्काणु मिलकर किडनी का निर्माण करते हैं। तो ये जो वृक्काणु होते हैं एक एक अलग अलग अपना कार्य करते हैं, यानी अलग अलग रक्त में से अशुद्ध पदार्थों को छांटते हैं और उन्हें इकट्ठा करके कहां भेजते हैं, हमारे मूत्राशय के अंदर। तो हम पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन क्या होता है, ये नेफ्रॉन कार्य कैसे करता है, मूत्र को छानता कैसे, मूत्र में से अशुद्ध पदार्थों को छानता कैसे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारे पास, नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई होता है। ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। उसके बाद वृक्काणु रक्त में से अपशिष्ट पदार्थों को अलग कर मूत्र का निर्माण करता है। ठीक है, यानी वृक्काणु क्या करेगा, मूत्र में रक्त के अंदर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालेगा और किसका निर्माण कर देगा, मूत्र का निर्माण कर देगा। उसके बाद इसके विभिन्न अंग होते हैं। पहला हो गया ग्लोमेरुलस, दूसरा हो गया बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल बोलते हैं जिसको, तीसरा हो गया हमारे पास अभिवाही धमनी, और चौथा हो गया अपवाही धमनी। ठीक है, और ये सभी अंग हम जब अभी इसकी क्रियाविधि देखेंगे ना उसमें पढ़ेंगे कि कौन सा अंग क्या काम करता है, इसके बारे में हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद मूत्र उत्सर्जन में 3 प्रकार की क्रियाएं होती है। पहला होता है निस्पंदन, दूसरा होता है पुनः अवशोषण और तीसरा होता है स्त्रावन। ठीक है, निस्पंदन यानी ब्लड में से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, उसमें से अपशिष्ट पदार्थ को छान लेना। पुनः अवशोषण यानी उस अपशिष्ट पदार्थ में से कुछ बचे हुए जो मतलब उस अपशिष्ट पदार्थ के साथ कुछ पोषक तत्व भी आ जाते हैं तो उन्हें वापस से अवशोषण करना पुनः अवशोषण कहलाएगा। और तीसरा होता है जो अपशिष्ट पदार्थ बचा, जो यूरिन बचा, उसको बॉडी से बाहर निकालना, जिसे कहेंगे हम स्त्रावन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम नेफ्रॉन के बारे में। ये क्या है, नेफ्रॉन की संरचना है, इस तरीके से हमारी बुक में दिया हुआ है। ये क्या है, एक नेफ्रॉन या एक वृक्काणु है जो मूत्र को छानने का काम करता है। ठीक है, अब हमारे पास वृक्काणु का पूरा डायग्राम आ गया, कौन कौन से अंग होते हैं, कौन कौन से अंग क्या काम करते हैं, हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले धमनी से। यानी धमनी क्या करेगी, रक्त को कहां तक लेकर आएगी, किडनी तक लेकर आएगी, और वो किडनी के अंदर क्या होता है, नेफ्रॉन्स होते हैं, वृक्काणु होते हैं, और वही धमनी क्या करेगी, उस रक्त को वृक्काणु तक लेकर जाएगी, और वो वृक्काणु क्या करेगा, उस रक्त में से अशुद्ध पदार्थ को छान लेगा। तो जो धमनी रक्त को कहां तक लेकर आती है, वृक्काणु तक लेकर आती है, उसे बोलते हैं वृक्क धमनी। ठीक है, ये जो धमनी है इसे क्या कहेंगे हम, वृक्क धमनी कहेंगे। ठीक है, ये जो धमनी है ये वृक्क धमनी है। यहां से क्या हुआ, जो अशुद्ध ब्लड है, शुद्ध ब्लड है जिसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ भी मिले हुए हैं, वो क्या करते हैं, इस धमनी के द्वारा अंदर आते हैं। अब क्या होता है कि नेफ्रॉन के बाहर एक कप जैसी संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, कप जैसी संरचना होती है। इस कप को कहा जाता है बोमेन संपुट। ठीक है, ये कप जैसी संरचना है, इसे कहते हैं हम बोमेन संपुट। ठीक है,
फिर जब ये वृक्क धमनी बोमेन संपुट के अंदर एंटर करती है ना, तो ये इस तरीके से घूमी हुई है। देखो यहां पर क्या है, गुच्छा सा बना हुआ है, यानी ये धमनी आगे जाकर बिल्कुल पतली हो जाती है, पतली होकर एक गुच्छे का निर्माण कर देती है। ये गुच्छा जो सम्मिलित रूप से घुमा हुआ रहता है, जो धमनी घूमी हुई रहती है, इस गुच्छे को कहा जाता है ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस या कोशिका गुच्छ। क्या कहते हैं इसको? ग्लोमेरुलस या कोशिका गुच्छ। अब बात करते हैं कि ग्लोमेरुलस कोशिका गुच्छ ये काम क्या करता है। देखो यहां से ब्लड आया, ये ब्लड जो जिस धमनी से आता है ये थोड़ी सी मोटी होती है, लेकिन जैसे ही ये बोमेन संपुट के अंदर एंटर करती है उसके बाद ये धमनी क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। पतली होकर ये क्या करती है, गुच्छे के जैसा रूप ले लेती है, और वो गुच्छा कहलाता है हमारे पास कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब इस कोशिका गुच्छ का काम क्या होता है? देखो क्या होता है कि जैसे मोटी नलिका आएगी ना, और मोटी नलिका क्या हो जाएगी, पतली होगी आगे जाकर, तो पतली होने के बाद ये क्या हो जाएगा, इसमें जैसे ये नलिका है ये मोटी है पहले, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बोमेन संपुट है। कब जैसी संरचना होती है, ठीक है, ये जैसे ही अंदर आई ये क्या हो जाएगी, पतली शाखाओं में बदल जाएगी, और ये इस तरीके से क्या बना लेगी, गुच्छा बना लेगी या गुच्छ का निर्माण कर देगी। तो ये जो गुच्छ कहलाता है ये कहलाता है ग्लोमेरुलस। ठीक है, क्या कहलाता है ये, ग्लोमेरुलस। अब पतला होने का कारण क्या है? देखो क्या होता है कि जैसे ब्लड इसके अंदर से आता है ना, तो यहां पर दाब क्या होता है, थोड़ा कम होता है, और जैसे ही ये नलिका पतली होती चली जाती है, बोमेन संपुट के अंदर आती है, तो इसके ऊपर क्या होता है, दाब बढ़ने लगता है, रक्त पे दाब बढ़ने लगता है, जिसके कारण जो अपशिष्ट पदार्थ है ना, वो इस नलिका के कॉर्नर पर आ जाते हैं। कहां पर आ जाते हैं, नलिका के कॉर्नर पर। यानी जैसे ही प्रेशर पड़ा तो अपशिष्ट पदार्थ जैसे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, मतलब अतिरिक्त ग्लूकोज होता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है, एक्स्ट्रा नमक होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा जो यूरिन होता है, ये क्या होते हैं, सब अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, और जैसे ही दाब बढ़ता है ये इस नलिका के कॉर्नर पर आ जाते हैं। अब नलिका के कॉर्नर पे आने के बाद मेन काम जो स्टार्ट होता है वो होता है बोमेन संपुट का। ठीक है, यहां पर ये क्या होती है, इससे कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो जैसे ही ये नलिका के कॉर्नर पे आया तो बोमेन संपुट क्या करता है, इसमें से उस अपशिष्ट पदार्थों को क्या कर लेता है, सोख लेता है, और अंदर की साइड क्या कर लेता है, खींच लेता है। ठीक है, जब ये अंदर की साइड खींचता है तो सभी को इकट्ठा करके ये इस नलिका द्वारा, ठीक है, अब क्या करेगा, सबको इसने क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया, अपशिष्ट पदार्थों को इसमें से इकट्ठा कर लिया, और यहां से क्या कर देगा, इस नलिका में छोड़ देगा। ठीक है, यानी जो रक्त में से अपशिष्ट पदार्थ था वो क्या कर लिया, बोमेन संपुट ने ग्लोमेरुलस के द्वारा अपने अंदर क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, खींच लिया या फिल्टर कर लिया। लेकिन क्या होता है कि कुछ जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक नहीं होते हैं, यानी जो हमें ब्लड के अंदर चाहिए होते हैं, वो भी क्या कर लेता है, ये बोमेन संपुट अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो इसके अंदर से जो पोषक तत्व होते हैं वो भी क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेगा, यानी हमारे ब्लड के अंदर पोषक तत्व क्या होते हैं, अवशोषित हो जाते हैं कुछ मात्रा के अंदर। अब क्या होगा कि इन सभी पोषक तत्वों को वापस से क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। ठीक है, यहां पर तो क्या हो गया, हमने तीन चीजें पढ़ी थी, तीन प्रोसेस पढ़ा था। पहला था निस्पंदन, यानी बोमेन संपुट में जो प्रक्रिया होती है इसे कहते हैं हम निस्पंदन। ठीक है, यानी ब्लड के अंदर से उसने क्या कर लिया, पोषक तत्वों को भी कर लिया, और जो अपशिष्ट पदार्थ है जिसको बॉडी से निकालना उनको तो किया ही, लेकिन उसके साथ साथ कुछ पोषक तत्व भी क्या हो गए, अवशोषित हो गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पहला प्रोसेस, निस्पंदन। अब उसके बाद इन पोषक तत्वों को वापस से हमें क्या करना है, ब्लड के अंदर मिलाना होता है। ठीक है, तो क्या होती है, तो यहां से जो निकलती है इसे कहते हैं हम वृक्क धमनी। यहां पर क्या है, इस बुक के अंदर, इस डायग्राम में थोड़ा गलत दिया, हमारी बुक के अंदर भी गलत दिया हुआ है। ठीक है, यानी ये यहां पर वृक्क शिरा नहीं है, ये क्या है, वृक्क धमनी है, वृक्क धमनी, और ये वाली क्या है, वृक्क शिरा, ये है वृक्क शिरा। ठीक है, अब क्या होगा, जो बोमेन संपुट के अंदर थे, ये वृक्क धमनी जब बोमेन संपुट से बाहर आएगी तो ये क्या करेगी, इस नलिका, जो बाहरी जो नलिका होती है वृक्काणु की, इन नलिकाओं के आसपास क्या हुई, घूमी हुई रहती है, यानी ये इससे कनेक्टेड रहती है कहीं कहीं पर। अब जैसे ही ये अपशिष्ट पदार्थ इस नलिका द्वारा आएगा, और जहां पर ये कनेक्टेड है ना, यहां पर से क्या होगा,
कि ये इसमें से पोषक तत्वों को बाहर निकाल लेगा। जो हमारी नलिका है, जो धमनी इसके आसपास अटैच्ड है, ये वाली, ये क्या करेगी, इस पाइप में से जो अपशिष्ट पदार्थ के साथ साथ जो पोषक तत्व है उनको क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। यानी पहले तो क्या हुआ, निस्पंदन हुआ, ठीक है, उसके बाद इसका पुनः अवशोषण हुआ। यानी निस्पंदन के बाद जो पोषक तत्व बचे वो इस धमनी द्वारा, वृक्क धमनी द्वारा, इस पाइप जिसे हम क्या कहते हैं, वृक्काणु का भाग कहते हैं, वृक्क ट्यूब कहा जाता है, इसमें से क्या कर लेगा, ये उन जो बचे कुछ पोषक तत्व है उनको क्या कर लेगा, वापस से अवशोषण कर लेगा, ठीक है। और कुछ मात्रा में जैसे 1-8% कुछ अगर बच जाता है अपशिष्ट पदार्थ, तो इनको तो क्या कर देगा, उसमें नलिका में छोड़ देगा और पोषक तत्वों को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। यानी यहां पर तो हुआ निस्पंदन और यहां पर क्या हुआ, हमारे पास पुनः अवशोषण, ठीक है। अब जितना भी पोषक तत्व था इन नलिकाओं द्वारा क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया गया और अपशिष्ट पदार्थ इन नलिकाओं द्वारा क्या हो जाता है, यहां से निकलेगा। और एक ये यू टाइप की संरचना होती है, इस संरचना को आ जाता है हेनलेस लूप, ठीक है। इसे क्या कहेंगे हम, हेनले लूप। ये बुक के अंदर नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि इसे क्या कहेंगे, हेनले लूप कहेंगे। यानी इस हेनले लूप द्वारा यहां से निकलकर फिर कहां आ जाता है, हमारी संग्राहिक नलिका के अंदर आ जाता है। जो जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है ये क्या कहलाएगा, यूरिन कहलाएगा। तो जो सारा अपशिष्ट पदार्थ है वो कहां आ जाता है, संग्राही नलिकाओं के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये पूरा प्रोसेस होता है ना, तो इसके अंदर ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है, ठीक है। जब निस्पंदन होगा, फिर उसके बाद पुनः अवशोषण होगा, तो इस पूरी प्रक्रिया के अंदर जो हमारे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन होती है ना, इस ऑक्सीजन का भी क्या होता है, ह्रास हो जाता है, ये ऑक्सीजन भी खत्म हो जाती है। अब ब्लड के अंदर जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हुई, ये ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजन रहित ब्लड हो जाएगा और कैसा हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो ये जो ब्लड होता है, ये यहां आते आते क्या होता है, ऑक्सीजन खत्म, और इसके बाद जो नीली नलिका है ये क्या कहलाती है, वृक्क शिरा कहलाती है, जो हमारे अशुद्ध ब्लड को कहां से लेकर जाती है, वृक्क से निकालकर कहां तक लेकर जाएगी, हार्ट तक लेकर जाएगी। और फिर हार्ट क्या करेगा, उस अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक फ्लो करेगा, तो फिर वहां पर ऑक्सीजन मिलकर वो रक्त कैसा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो इस सारे प्रोसेस में जो ऑक्सीजन का लॉस होता है, जो ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उसकी वजह से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और ये किसके द्वारा बाहर निकल जाता है, वृक्क शिरा के द्वारा बाहर निकल जाता है। इसके अंदर अभी भी पोषक तत्व हैं, लेकिन केवल इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है, ठीक है। और ये कहां से निकलती है, किडनी से बाहर वृक्क शिरा द्वारा बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब ये जो घुमावदार नलिका है, इन्हें भी कुछ नाम दिया गया है। इसे कहते हैं हम पीसीटी, पीसीटी, और इसे कहते हैं हम डीसीटी। अब पीसीटी और डीसीटी क्या होता है, ये हमारी बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी जान लो। पीसीटी होता है हमारे पास प्रोसिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब, ठीक है। ये होती है हमारे पास प्रोसिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब, और इसे कहते हैं हम डिस्टिल कॉन्वोलेटेड ट्यूब। ये होती है प्रोसिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब और ये होती है डिस्टिल कॉन्वोलेटेड ट्यूब, ठीक है। ये एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया कि जो इधर वाली होती है पीसीटी कहलाती है और इधर वाली जो होती है वो डीसीटी कहलाती है, ठीक है। उसके बाद जो अशुद्ध पदार्थ है, जो यूरिन है हमारा, इस संग्राहिका वाहिनी द्वारा नीचे जाता है और मूत्र वाहिनी द्वारा बाहर निकलकर मूत्राशय में चला जाता है, ठीक है। यानी संग्राहक वाहिनी में तो ये क्या करती है, इकट्ठा करती है यूरिन को, और फिर ये क्या जाके मिलती है, मूत्र वाहिनी में जाकर मिलती है, और फिर मूत्र वाहिनी क्या करेगी, उसे ले जाकर मूत्राशय के अंदर स्टोर कर देगी। फिर धीरे धीरे मूत्राशय भरता है और फिर बॉडी के अंदर प्रेशर बनता है, जो क्या होता है, जिसके द्वारा क्या करता है, फिर हम मूत्र मार्ग द्वारा जो यूरिन है हमारे अंदर, जो मूत्राशय के अंदर जो यूरिन इकट्ठा हुआ है, उसे मूत्र मार्ग द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ये क्या है, हमारे पास एक वृक्क की, जो हमारे पास वृक्काणु या एक नेफ्रॉन की क्रियाविधि है। इसी तरीके से जो बॉडी के अंदर जो वृक्क, जो हमारे किडनी है, उसके अंदर 10 लाख होते हैं। कितने नेफ्रॉन होते हैं, 10 लाख, जिसे कहते हैं 1 मिलियन, ठीक है, जिसे कहते हैं 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। ये सब अपना अपना कार्य करते हैं, यानी कुछ कुछ मात्रा में, थोड़ा ये फिल्टर करेगा, थोड़ा दूसरा नेफ्रॉन करेगा, थोड़ा दूसरा नेफ्रॉन करेगा, थोड़ा तीसरा नेफ्रॉन करेगा। तो उस तरीके से ये सब मिलकर क्या करते हैं, मूत्र का निर्माण कर देते हैं। लगभग 180 लीटर जो होता है ना, ये मूत्र निर्माण होता है हमारी बॉडी के अंदर। अब ये निकलता नहीं है 180 लीटर, इसका
100वां भाग यानी 1.8 लीटर जो होता है ना, तो लीटर जो ब्लड होता है, सॉरी ब्लड नहीं, यूरिन, ये हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, लेकिन बनता कितना है, लगभग 180 लीटर फिल्टर होता है और बॉडी से निकलता है 1.8 लीटर लगभग यूरिन बॉडी से हम हर रोज क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वृक्काणु की क्या थी, संरचना थी। वृक्काणु के अलग अलग भाग थे और अलग अलग भाग क्या क्या कार्य करते हैं ये हमने इसके अंदर देखा। ठीक है, और मूत्र का निर्माण कैसे होता है और बॉडी से ये मूत्र कैसे बाहर निकलता है। तो यहां हमारा जो उत्सर्जन तंत्र था ये कंप्लीट हुआ। ये हमारा उत्सर्जन तंत्र का लेक्चर 2 था। इसे हमने 2 भागों में पढ़ा था, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कंप्लीट लेक्चर।